हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अपना कॉर्पोरेट लॉ का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर सेकंड के लिए। अभी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, तो हम सेमेस्टर सेकंड का जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको स्टार्ट करेंगे। बिजनेस लॉ हमने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, अभी हम करेंगे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बताया हुआ है कंपनी के बारे में, तो वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसके सिलेबस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो है, सो वो वॉच कर लेना। एंड मैनी ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस, सो क्या है कि 99% ने नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट इट। सो हमारा यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कंपनी, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड एग्ज़ाम के टाइम पे वन शॉट आएगा, वो अलग रहेगा, लेकिन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, मीनिंग ऑफ कंपनी। तो बेसिकली कंपनी होती क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो एक कंपनी इज़ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय लॉ। तो सबसे पहले हमें पता है बिज़नेस क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोग मिलके क्रिएट करते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन लॉ ने क्रिएट किया है तो उसको बोलते हैं कंपनी, ठीक है। इट इज़ ट्रीटेड एज ए सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर्स। जैसे कि रिलायंस कंपनी है और अंबानी है, मुकेश अंबानी, तो रिलायंस कंपनी अलग है और जो मुकेश अंबानी है वो अलग है। अगर हमें केस करना है रिलायंस पे तो हम रिलायंस पे कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली मुकेश अंबानी पे केस नहीं कर सकते, तब तक उसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उसकी कंपनी ने फ्रॉड किया है तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे करेंगे केस, ना कि मुकेश अंबानी पर। तो दोनों क्या है, सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद है कंपनी क्या क्या चीज़ें कर सकती है। तो कंपनी सबसे पहले तो बाय कर सकती है, सेल कर सकती है प्रॉपर्टी। कंपनी सबसे पहले बाय और सेल कर सकती है प्रॉपर्टी। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट वगैरह में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंपनी केस कर सकती है एंड कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है। कंटिन्यू इफ़ मेंबर चेंज, अगर जैसे कि मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो रिलायंस है, अगर मुकेश अंबानी चेंज होता है, अपनी जो ओनरशिप अपने बेटे को देता है आकाश, और जो आनंद अंबानी है उनको देता है, तो मेंबर चेंज हो गए लेकिन कंपनी कंटिन्यू करेगी, रिलायंस तो चलेगी ही ना। सो ये, और कंपनी को गवर्न कौन करता है, मतलब इसके रूल्स रेगुलेशंस वो कौन बनाता है, तो कंपनी एक्ट 2013 बनाता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 20, मतलब इसको हम क्लोज भी बोल सकते हैं या फिर सब सेक्शन भी बोल सकते हैं, ये आपने बिजनेस लॉ में ऑलरेडी देखा होगा। तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लोज 20 में बताया है, एक कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर या फिर बोल दें इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर, 2013 एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एक हमारा कंपनी एक्ट 1956 है, या तो उसके अंदर या फिर 2013 वाले एक्ट के अंदर, कोई भी एक्ट के अंदर जो इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर रजिस्टर हुई है उसको हम कंपनी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है, एंड डेफिनेशन में ये सेक्शन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, अगर याद रहता है तो मेंशन कर दो, वरना नहीं रहता तो गलत सेक्शन नहीं लिखना। उसके बाद डेफिनेशंस जो कि ऑथर्स ने दी हैं वो, तो कंपनी इज़ ए एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सनस, ये नाम भी याद रखने हैं, जस्टिस लिनले एंड जस्टिस मार्शल। तो एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, कंपनी ग्रुप है मैनी पर्सनस का, बहुत सारे लोगों का, हु कंट्रीब्यूट मनी, जो कि पैसा लगाते हैं, एंड मनी वर्थ टू कॉमन स्टॉक, एक कॉमन चीज़ पे, एंड यूज़ करते हैं उसको फॉर कॉमन पर्पस। लाइक जैसे कि फ़ोन की कंपनी है कोई, तो फ़ोन पे कुछ मेंबर्स होते हैं, लाइक ABC, हम दो मान लेते हैं, A और B दो लोग हैं, तो ये एसोसिएशन है मैनी पर्सनस का। वो फ़ोन पे पैसा लगाते हैं, बहुत सारे फ़ोन इकट्ठा करते हैं, जैसे कि मनी वर्थ टू कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक क्या हो गया उनका फ़ोन, एंड उसको यूज़ करते हैं फ़ोन को, अब वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेच देंगे फॉर एक किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, तो इसको बोलते हैं कंपनी जब ये एक्टिविटी होती हैं। ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। उसके बाद दूसरे ऑथर ने डेफिनेशन दी है, कंपनी इज़ ए आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ये डेफिनेशन एंड मीनिंग डन। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स या फिर विशेषता, गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो इसमें मेन फीचर्स हैं 7, तो सातों करने इन डिटेल, पहले उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सो 7 कॉमन फीचर्स हैं कंपनी के।
जिसमें सबसे पहला आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें क्या है, कंपनी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे कि एग्जाम्पल देखा था जियो का, रिलायंस वर्सेस हमारे जो मुकेश अंबानी हैं। तो जो जियो की कंपनी है रिलायंस वो अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। अगर हाँ जियो कंपनी हमसे फ्रॉड करती है तो हम किस पे केस करेंगे, जियो की कंपनी पे, ना कि मुकेश अंबानी पे। सो ये क्या हुआ, कंपनी सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से। मेंबर कौन हुआ, मुकेश अंबानी। तो इससे क्या है, कंपनी सेपरेट है, डिफरेंट है फ्रॉम शेयर होल्डर। कंपनी प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की है, उसके मेंबर की नहीं है। कंपनी केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है, कंपनी के नाम पे, जियो के नाम पे, मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं होगा, बिकॉज दोनों अलग है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस भी आता है, एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता है, या तो शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट नोट में, या फिर वैसे। तो इसमें ये केस मेंशन करना ज़रूरी है। और कोई भी केस, अगर आपने देखा होगा बिजनेस लॉ के एग्ज़ाम में, कोई भी केस मेंशन करना है तो उसके 3 चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। सबसे पहले तो उस केस का फैक्ट क्या हुआ था, देन हमें मेंशन करना होता है जजमेंट, एंड देन हमें जो फाइनल डिसीज़न है वो मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, या फिर फाइनल डिसीजन की जगह आप यूज़ कर सकते हो ये वर्ड, प्रिंसिपल एस्टेब्लिश, ये 3 चीज़ें। ये जजमेंट हो गया हमारा, और ये फैक्ट व्हाट हैपेंड, तो ये मेंशन करना होता है। सबसे पहले देखते हैं केस है क्या। तो ये केस है सलमान एंड सलमान कंपनी लिमिटेड के बीच में। जैसे ये तो खुद का नाम हो गया ओनर का, ये उसकी कंपनी है, तो इन दोनों के बीच में एक केस है। तो इसने स्टार्ट किया था एक जूतों का बिज़नेस, उसके बाद इसने फॉर्म कर दी कंपनी, मतलब बिज़नेस के बाद इसने मिलके कंपनी बना दी, उसको लीगल बना दिया, एंड सोल्ड करता था अपने बिज़नेस को, इसने बेच दिया किसी को, XYZ किसी को भी बेच दिया टू दैट कंपनी, ठीक है। ही हेल्ड मोस्ट ऑफ शेयर, इसके पास लगा लो 50% शेयर्स थे उस कंपनी के। व्हेन ए कंपनी सफ़र्ड लॉस, जब कंपनी ने लॉस सफ़र करना शुरू कर दिया तो इसने अपनी जो डेट्स जो उधार ली थी लोगों से वो पे नहीं कर पाएगी। एंड क्रेडिटर्स क्या बोलने लगे, जिन्होंने इन्हें पैसा दिया था वो लोग क्या बोल रहे थे कि मिस्टर सलमान एंड कंपनी आर द सेम पर्सन, मतलब कंपनी, अगर हमारा पैसा कंपनी नहीं चुका पा रही है तो आप चुकाओ, बिकॉज दोनों सेम हो, बोथ आर द सेम पर्सन। ही शुड पे द डेट्स, जो भी उधार ली थी कंपनी ने वो अब आप पे करो, बिकॉज आप ही तो उसके अल्टीमेट ओनर हो। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है। तो अब इसमें जजमेंट क्या आती है, मतलब कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। अब क्रेडिटर्स ने तो कह दिया, अब कोर्ट क्या कहता है। हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब होता है कोर्ट। सो कोर्ट डिसाइडेड द कंपनी इज सेपरेट लीगल पर्सन, मतलब कंपनी सेपरेट है और वो जो इंसान है वो सेपरेट है। मिस्टर सैलमन इज़ नॉट लाइबल टू पे, मतलब ये पर्सनली पे नहीं करेगा। अगर कंपनी के पास कोई डेट है, कंपनी के पास कोई बैंक का कुछ फंड वगैरह है, उससे पेमेंट हो जाएगी, अगर बच गए तो ये जो इंसान है ये पर्सनली पे नहीं करेगा, ये लाइबल नहीं है उस चीज़ के लिए। उसके बाद क्या प्रिंसिपल इस केस से एस्टेब्लिश हुआ, तो वो था अगर एक बार हम कंपनी को लीगली फॉर्म कर देते हैं तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अपने मेंबर्स से अलग, मतलब कंपनी अलग हो जाती है और उसके मेंबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहता है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी अलग है एंड उसके मेंबर्स अलग हैं। तो पूरा ये केस होता है एंड ये पूरा मीनिंग था इसका। हाँ इतना। उसके बाद आता है अपना सेकंड फीचर कंपनी का, जिसमें है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड और एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड और ग्रुप, तो मतलब कंपनी अगर हमें रजिस्टर करनी है तो कितने मेंबर्स चाहिए उसमें रजिस्टर करने के लिए, और कहाँ रजिस्टर होगी, तो ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कहाँ रजिस्टर होगी, कंपनी एक्ट 2013 में अब मेंबर्स कितने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी बनाना चाहते हो। देखो कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लो, तो ये हमने बात कर ली। दूसरी बात कि कितने मेंबर्स चाहिए उस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने मेंबर उस कंपनी में, मतलब किस टाइप की कंपनी आप बनाना चाहते हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 है, 2 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। अगर वहीं कोई पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो उसमें 7 मिनिमम मेंबर होनी चाहिए। अगर कोई 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहता है तो उसमें सिर्फ 1 मेंबर होना चाहिए। एंड आप अगर आपके पास लेट्स से हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं और हमारे पास 2 लोग हैं, 2 मेंबर्स हैं, तो हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, ये मिनिमम है। अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सी सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है एंड वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है फ्रॉम दैट डेट। जब वो सर्टिफिकेट मिलती है उसी तारीख से वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। तो ये था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब। उसके बाद थर्ड फीचर आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, ये हमें पता है, इसकी कोई आत्मा, बॉडी, सोल वगैरह नहीं है, बट जो लॉ है, कानून इसको ट्रीट करता है एज ए पर्सन। कानून क्या मानता है इसको? एज ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग मानता है। इट वर्क थ्रू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय। जो ये इंसान है, कंपनी को कानून क्या मानता है? एक पर्सन मानता है। और जो ये पर्सन है ये काम कैसे करता है? डायरेक्टर की हेल्प से और एम्प्लॉयज़ की हेल्प से ये पर्सन काम करता है। तो जैसे कि कानून मानता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट केस है, ये सबसे पहले मीनिंग हुआ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल मतलब मनचाही, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल है। और लीगल है क्योंकि जो कानून उसको पर्सन मांगता है, इसलिए लीगल पर्सन होगी। उसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट केस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। तो ये केस था। फैक्ट इसका फिर हम देखेंगे जजमेंट, देन वी विल सी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड। फैक्ट है द स्टेट ट्रेडिंग कोऑपरेशन क्लेम्ड फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है भारत का, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि किन के लिए हैं? ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए हैं। ठीक है, अराउंड 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे लिए हैं। जैसे कि कुछ राइट्स का अगर नाम ले तो जैसे राइट टू इक्वलिटी, मतलब सबको समानता का अधिकार है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी एंड कुछ और भी हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम। हम सब कुछ, मतलब हमें फ्रीडम है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें पाबंद भी लगेंगे कि सारी चीज़ें भी खुद की बन के नहीं कर सकते। तो हमारे पास राइट्स हैं, हम सिटीजन्स हैं, तो हमारे पास ये राइट्स हैं। तो क्या हमारा क्वेश्चन है कि हम सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये राइट्स हैं, लेकिन अगर कंपनी लीगल पर्सन है ना, कंपनी को जो कानून है, लॉ है, वो क्या मानता है? पर्सन। तो क्या उसके पास ये राइट्स हैं? तो इसके ऊपर ये केस चला था पूरा कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो क्या उस जो कंपनी है, जो भी कंपनी, उनके पास भी ये राइट्स होते हैं? तो ये केस था। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये क्लेम करती है कि हमें भी फंडामेंटल राइट्स चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिटीज़न को मिलते हैं। यानी कंपनी क्लेम फंडामेंटल राइट्स लाइक सिटीजन्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है अपनी इंडिया का, द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट ए सिटीज़न। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन ही है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ना ये सिटीज़न है। देयरफॉर इसलिए इसको राइट्स नहीं मिलते। कांट क्लेम राइट्स गिवन ओनली टू द सिटीज़न। वो राइट्स सिर्फ सिटीज़न को दिए हुए हैं, कंपनी को नहीं दिए हुए, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलेंगे वो राइट्स। तो इससे क्या हुआ? प्रिंसिपल एस्टेब्लिश, एक कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन बट नॉट ए नेचुरल सिटीज़न। कंपनी एक पर्सन है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो लीगल है, सिर्फ लीगल पर्सन है। तो ये हमारा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स आर लाइबल ओनली अप टू एन अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, जैसे कि उसने बाय किए 10,000 शेयर्स, उसने पेमेंट कर दी 8,000 शेयर्स की एंड अब 2,000 शेयर्स उसके रहते हैं। ठीक है, अब उसको अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी को ज़रूरत है 5,000 रुपीज़ की, अब कंपनी को 1,000 रुपीज़ किसी और से मिल गई, तो अब ज़रूरत है 4,000 रुपीज़ की कंपनी को एंड ये पे करेगा 2,000। तो क्या हम इससे 2,000 और एक्स्ट्रा मांग सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी है, सिर्फ उतना ही पैसा देगा जो इसको देना है 2,000। हम इससे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते। तो इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, जितने पैसे बचते हैं अनपेड अमाउंट शेयर्स की उतना ही देगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं देगा। ठीक है, जो अगर ये 2,000 नहीं देता, लेट्स से हमने मांग भी लिए 2,000 एक्स्ट्रा, तो अगर नहीं देता तो क्या हम इसकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको लेंगे? नहीं, वो उसकी बिल्कुल सेफ़ है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई हक ही नहीं है उस पर, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन कुछ जैसे पार्टनरशिप होती है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वहाँ पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कंटिन्यू फॉर एवर इवन इफ़, देखो कंपनी होती है एक तो, और क्या होता है? कंपनी एंड उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर कंपनी, मतलब कि अगर कंपनी जैसे कि मेंबर्स को कुछ हो जाता है, अगर मेंबर मर जाता है, डेथ हो जाती है किसी मेंबर की, तो कंपनी चलेगी। अगर मेंबर दिवालिया घोषित हो जाता है तो भी कंपनी चलेगी। अगर
मेंबर छोड़ के चला जाता है कंपनी को तो भी कंपनी चलेगी, मतलब कंपनी हर कंडीशन में चलेगी। ये कंटिन्यू फॉर एवर है, कंपनी कभी बंद नहीं होती है। इवन इफ़ मेंबर डाई, इवन बिकम इंसॉल्वेंट, इवन लीव, छोड़ के चला गया तो कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एक केस लॉ भी है इस पर, जैसे रीनियोल टैडमैन होल्डिंग पीटीवी लिमिटेड है जो भी, द कोर्ट हेल्ड दैट कंपनी डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ मेंबर्स। एक बार क्या होता है, कंपनी है उसमें जो मेंबर्स हैं वो कहीं जा रहे होते हैं एंड उसमें बॉम्ब की वजह से, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो उन सब की डेथ हो जाती है मेंबर्स की। तो वो कंपनी, कोर्ट कहता है अब मेंबर्स की डेथ हो गई लेकिन कंपनी को हम बंद नहीं कर सकते, ये लीगल पर्सन है, सो इसका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस रहेगा, उसके और मेंबर्स बना दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा ही, लेकिन ये बंद नहीं होंगी। तो ये है परपेचुअल सक्सेशन की कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर। उसके बाद आता है कॉमन सील। अर्लियर, पहले की बात बताएं तो कंपनी यूज्ड ए कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर। अब हमारा स्कूल कॉलेज जो भी होता है, जैसे कॉलेज है उसके आंसर शीट पे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी करके लिखा आता है, तो ऐसे ही कंपनी का भी जैसे कोई भी एग्रीमेंट है उस पर कंपनी यहाँ पे स्टैम्प मार देती है, तो वो क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। अगर हमारे पास कॉमन सील नहीं है तो कौन साइन करेगा, तो डायरेक्टर साइन करेंगे और सीए वगैरह साइन करता है, लेकिन हमारे पास जब कॉमन सील होती है तो वो डायरेक्ट काम करती है। ये एक वैलिड, ये बताती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है क्योंकि इस पर कंपनी के ऑफिशियल साइन है। एंड पहले ये कंपलसरी होता था साइन करना, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 ने ये ऑप्शनल बना दिया, अगर साइन करना चाहते हो तो कर लो वरना नहीं। डायरेक्टर्स सिग्नेचर कैन ऑल्सो ब्लाइंड द कंपनी, इसकी जगह अगर ये नहीं है हमारे पास तो डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर वही कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंपनी के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में हम ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं कर सकते। ये लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल है, इफ़ ए शेयर होल्डर वांट टू लीव ही कैन सेल हिज शेयर विदाउट अफेक्टिंग द कंपनी एग्जिस्टेंस। जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है, अगर हम वो शेयर्स बेचना चाहते हैं तो हम लोग बेच सकते हैं, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे देख लिए। अब आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वे। हाँ, हमने उसमें देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि कंपनी अलग है और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं। तो ये जो अलग वाली दीवार है ये है व्हील, पर्दा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये है ये क्या करता है, अगर हम मतलब कि इसका मतलब तो ये है, ये जो मेंबर है ये कंपनी का नाम यूज़ करके कोई भी फ्रॉड भी कर सकता है और इसको तो कुछ इम्पैक्ट भी नहीं होगा। अगर कोई केस करेगा तो वो कंपनी के नाम पे ही करेगा, तो मेंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉ क्या कहता है, कोर्ट हमारा कहता है कि हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं, कॉरपोरेट व्हील को। ये व्हील कॉरपोरेट का है तो इसको हम हटा सकते हैं। किस केस में, जब कुछ मेंबर्स कुछ धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और बहुत सारे केसेस हैं उनके तरफ से, देखेंगे हम। पहले देखो, वी नो दैट कंपनी इज सेपरेट लीगल पर्सन, जो कि हमने इस केस में देखा था। बट समटाइम्स पीपल मिस यूज़ दिस सेपरेट आइडेंटिटी टू डू फ्रॉड एंड इलीगल काम। जो भी फ्रॉड करने के लिए या फिर इलीगल काम करने के लिए लोग इसका मिस यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस केस में कोर्ट रिमूव कर देता है ये प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी एंड जो पनिश करता है रियल पर्सन जो कि कंपनी के पीछे हैं। और इसी बात को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वैल्यू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका काम क्या होता है, मतलब पर्पज़ क्यों हम लिफ्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉड से बचाने के लिए, स्टॉप करने के लिए मिसयूज ऑफ कंपनी फॉर्म, टैक्स एवेजन से बचाने के लिए, कोई टैक्स की बचत तो नहीं कर रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक का इंटरेस्ट एंड जस्टिस करने के लिए। तो यह है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। अब कब हम इसको लिफ्ट करते हैं, मतलब हटाते हैं, तो दो मेन केसेस होते हैं। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये होता है जब कोर्ट इसको रिमूव करता है व्हील को, और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वो होते हैं जब लॉ इम्प्रूव जो इसको हटाता है, कंपनी एक्ट हटाता है। तो दोनों हैं, दोनों पढ़ने हैं। सबसे पहले है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसमें पहला है हमारा टू प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड से बचने के लिए। इसमें केसेस भी हैं जैसे कि गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड एंड हॉर्नी, ठीक है। द कंपनी वॉज फॉर्म टू अवॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट सेड इट वॉज ओनली ए फेक कंपनी, द व्हील वॉज लिफ्टेड। इफ द कंपनी इज फॉर्म टू cheat or avoid duty, court will ignore it.
सबसे पहले एक कंपनी बनाई इसने, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड ने, इसलिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था और ये फेक कंपनी थी। इसका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ यही था कि वो जो कंपनी है ये चीट करना चाहता था, मतलब लोगों को धोखा देना चाहता था और अवॉइड करना चाहता था टैक्स वगैरह के पेमेंट। सो कोर्ट को ये पता चल गया तो उसने क्या कर दिया, इस कंपनी को जो व्हील है कॉरपोरेट व्हील उसको लिफ्ट कर दिया, हटा दिया। तो ये कौन सा केस हो गया, टू प्रिवेंट फ्रॉड से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए ड्यूटी वगैरह चीट वगैरह से। उसके बाद है प्रिवेंट फ्रॉम टैक्स इवेजन। सो सिर दिन सा मैकेंजी पैटिट केस वाला है। मैनी कंपनीज वर क्रिएटेड ओनली टू सेव। कुछ कंपनी ऐसी है जो कि टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती है एंड उसका कोई रियल बिजनेस नहीं होता। तो वो जो कोर्ट है वो लिफ्ट जो है उसको, जो कॉरपोरेट व्हील है उसको हटा देता है, जो लीगल जो मेन पर्सन है उसको दिखता है वो रियल पर्सन लाइबल। इफ़ कंपनी इज़ क्रिएटेड ओनली टू अवॉइड टैक्स विल बी लिफ्टेड। अगर सिर्फ टैक्स बनाने के लिए कंपनी खोली है, कोई उसका रियल बिजनेस नहीं है, तो जो रियल पर्सन है वो लाइबल होगा एंड जो व्हील है वो लिफ्ट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। उसके बाद है टू डिटरमाइन एनिमी कैरेक्टर। अब ये केस है, इसमें क्या है, द कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड। एक कंपनी है जो कि इंग्लैंड में बनाई गई थी, लेकिन जो रियल ओनर था वर एनिमी कंट्री जर्मनी। इंग्लैंड और जो जर्मनी है ये दोनों अपने एनिमी कंट्री हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जो कंपनी बनाई गई थी इंग्लैंड में, लेकिन जो रियल ओनर था वो जर्मनी का था, तो इनका मोटिव और कुछ भी हो सकता है। तो कोर्ट ने ये देखा एंड जो इसके रियल शेयर होल्डर थे वो एनिमी कंट्री से थे, तो उसकी जो रेशनैलिटी रियल जो थी जर्मनी से था, तो वो हटा के जो कॉरपोरेट व्हील है उसको लिफ्ट करके कंपनी को बंद कर दिया गया। उसके बाद आता है टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए द कंपनी चीटेड बायर इन प्रॉपर्टी मैटर्स। डायरेक्टर्स मिसयूज करते कंपनी का नेम, कोर्ट लिफ्ट द व्हील टू पनिश देम। इफ़ कंपनी हार्म पब्लिक, अगर कोई कंपनी पब्लिक को हार्म करती है, व्हील विल बी लिफ्टेड, उस पर जो व्हील है उसको हटा देंगे। उसके बाद है कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कि कंपनी एक्ट के अंदर आते हैं, जिसमें रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम। जैसे कि पब्लिक कंपनी है तो उसमें हमारे पास कितने मेंबर्स चाहिए, 7 मिनिमम, और प्राइवेट में मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1। अगर किसी कंपनी के पास 7 मेंबर्स थे पहले, अब उसके 6 मेंबर्स हो गई, तो एक मेंबर क्या कर दिया, माइनस कर दिया उसने, हटा दिया, तो इससे वो कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी और वो जो व्हील है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब इनको नोटिस वगैरह मिलेगी, एक्चुअली बंद तो नहीं होगी। इफ़ मेंबर्स फॉल बिलो मिनिमम एंड बिजनेस कंटिन्यू 6 मंथ, 6 महीने तक अगर बिज़नेस कंटिन्यू करता है और हमारे 6 मेंबर्स ही रहते हैं, मतलब मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो नहीं बढ़ते हैं, तो कौन लाइबल होगा, वो जो मेंबर्स हैं वो लाइबल होंगे और ये कंपनी की व्हील लिफ्ट कर दी जाएगी। उसके बाद है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। कंपनी हर साल प्रोस्पेक्टस जारी करती है जिसमें वो अपनी सारी जो शेयर्स खरीदे गए, बेचे गए, जो भी एप्लीकेशंस आई उन सबको शेयर करती है। तो अगर उसमें वो गलत इंफॉर्मेशन देती है प्रोस्पेक्टस में, तो डायरेक्टर्स उसके लिए लाइबल होंगे। डायरेक्टर्स जो कि इन्फॉर्मेशन उसमें लिखते हैं, ठीक है, वो लाइबल होंगे। उस व्हील को हटा दिया जाएगा। कंपनी और जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको सेम माना जाएगा उस केस में। ए कंपनी यूज ए प्रोस्पेक्टस सेइंग इट हैड द राइट टू रन ट्रैम कार्स बाय स्ट्रीम पावर। देखो, कंपनी कहती है कि हमारे पास ये कुछ काम करने का मतलब राइट है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल आज तक अभी तक नहीं दी है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है वो तो बिलीव करेंगे कंपनी पे कि उसकी जो मेन जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये चीज़ मेंशन है, तो शायद होगा उसके पास ये राइट, लेकिन एक्चुअली में उसके पास नहीं है। तो अगर कोर्ट को ये बात पता चलती है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं अगर ये फ्रॉड वगैरह होता है इंटेंशनली। लेकिन अगर गलती से लिख दिया तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मतलब होगा। फॉर फ्रॉड देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड इसको ये फ्रॉड को नेग्लिजेंस नहीं किया जाएगा, मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा इन द सेंस। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। इफ़ ए बिजनेस इज कैरिड ऑन टू चीट क्रेडिटर्स, ट्रिब्यूनल कैन मेक डायरेक्टर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो उधार देते हैं उनको चीट करने के लिए अगर कोई बिज़नेस किया जाता है, जैसे कि हमने कोई कंपनी खोली, उसमें बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया, अब हमने कंपनी बंद कर दी, तो जो पैसा आया वो हमने अगले बिज़नेस में यूज़ कर दिया। तो अब इनको तो नहीं पता कि हमारे बिज़नेस अगला कौन सा है और ये हमने बंद कर दिया। तो ऐसे चीट करने के लिए क्रेडिटर्स को अगर कोई कंपनी खोली जाती है तो वो भी बंद हो सकती है।
उस केस में भी कोर्ट जो है लिफ्ट कर देता है कॉरपोरेट विल को, और डायरेक्टर्स पर्सनली पनिश होते हैं एंड ये सब होता है। फिर फेलियर टू रीपे एप्लीकेशन मनी, अगर एप्लीकेशन जो मनी होती है अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं उसको अगर हम पे नहीं कर पाते, रीपे वापस से पे नहीं कर पाते, तो भी कंपनी को मतलब वो जो लिफ्ट है वो हट जाते हैं। अंडर कंपनी एक्ट 2013 व्हेन ए कंपनी इशू शेयर टू द पब्लिक, जब कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, इट मस्ट रिसीव ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, वो एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव करती है जो कि मिनिमम होती। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं आती एंड कंपनी वो शेयर्स, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने 10,000 शेयर्स मिनिमम टारगेट है, 90% जितने भी शेयर्स जो इशू किए हैं उसकी 90% मिनिमम एप्लीकेशन मनी हमारे पास आनी चाहिए। तो हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, उसमें से 10,000 की एप्लीकेशन मनी आ गई लेट्स से, ठीक है। तो ये हम शेयर्स अब इसमें क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। लेकिन अगर नहीं आती है, इतनी पैसा नहीं आता है, अगर 2,000 ही पैसा आता है, तो हम 1 मंथ के अंदर इसको रिटर्न करेंगे वापस, जिसने भेजा था उसको वापस भेज देंगे। क्यों, हम शेयर्स तो इशू नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी जो है जो मनी उसको वापस कर देंगे, ठीक है। कंपनी मस्ट रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो टाइम होता है जनरली 15 दिन का होता है, तो उसके अंदर उसको पे करना होता है। अगर कंपनी पे नहीं करती, कंपनी डिले कर देती है, तो डायरेक्टर्स लायबल होते हैं टू पे करने के लिए, रिफंड और इंटरेस्ट भी देते हैं साथ। उसके बाद है यूज़ ऑफ कंपनी नेम फॉर फ्रॉड, कंपनी का जो नाम है उसको फ्रॉड के तरफ से यूज़ करना। कंपनी नेम इज़ यूज टू चीट और मिसलीड पीपल, द कोर्ट कैन पनिश द रियल पर्सन बिहाइंड इट। लाइक जियो है, जियो का जो नाम है वो गलत तरीके से अगर कोई यूज़ करे तो वो चीटिंग के केस में आता है और मिसलीड करते हैं लोगों को। वो इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, तो जो रियल पर्सन है उसके पीछे उसको पनिश किया जाता है, जो कि ये केस रहा है। यू कैन रीड दिस। जजमेंट भी इसमें है एंड केस में कोई भी है तो उसमें 3 चीज़ें मेंशन होती हैं, फैक्ट, देन जजमेंट और जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ वो, ये तीनों चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। हमने इसमें क्या पढ़ा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है रिमूव करना, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी टू पनिश रॉन्ग डूअर्स, जो गलत करते हैं उनको पनिश करते हैं ना, उसको लीगल जो प्रोटेक्शन है उसको रिमूव करना। कोर्ट भी कर सकता है, लॉ भी कर सकता है, इसको लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट विल को। कोर्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के केसेस में, लॉ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के केसेस में। ये होता है क्या है, मिसयूज़ जो होता है कंपनी फ्रॉम, जो जैसे कि हम कंपनी का मिसयूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए एंड जस्टिस करने के लिए ये करना पड़ता है। तो हमने 2 चीज़ें की इसमें, सबसे पहले मीनिंग कर लिया ऑफ कंपनी, देन फीचर्स कर लिए, देन हमने लिफ्टिंग कर लिया कॉर्पोरेट विल का। सॉरी 3 चीज़ें हमने कर ली एंड अब इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम और चीज़ें करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।